टीवी स्पीड न्यूज वेलनेस वीकेंड में अब बात करेंगे हम दिमाग की। जी हाँ, कहते हैं ना, सब कुछ दिमाग का ही खेल है। दिमाग ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। और भाई, अगर दिमाग एकदम चुस्त दुरुस्त फुर्तीला रहेगा तो फिर आधी टेंशन तो यूं ही खत्म हो जाएगी। लेकिन आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम सबसे ज्यादा टेंशन इसी दिमाग को दे रहे हैं। और यही वजह है, सर दर्द से लेकर स्ट्रेस और उसके बाद भूलने की बीमारी, उसके बाद ब्रेन स्ट्रोक, ये तमाम चीज़ें अब लगातार इंक्रीज हो रही हैं। वेलनेस वीकेंड में आप किस तरह से वक्त रहते अपने दिमाग को, अगर ज़रा से भी दिक्कत आ रही है, तुरंत दुरुस्त करें, तंदुरुस्त करें, इसी पर चर्चा होगी। और हमारे साथ देश की मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट इस वक्त जुड़ चुकी हैं, पद्मश्री डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव। आपको बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व चीफ ऑफ न्यूरो साइंस सेंटर रह चुकी हैं एम्स की और अभी मौजूदा चेयरपर्सन न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट पारस हॉस्पिटल से। डॉक्टर पद्मा, सबसे पहला सवाल तो ये है कि अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है सबको, मेरे ख्याल से यहाँ बैठे हुए लोगों को भी थोड़ा थोड़ा सर दर्द होने लग गया होगा, ठीक है? और अगर कोई आके कहता है मेरे को माइग्रेन है, पता हो या ना पता हो माइग्रेन है, मुझे साइनस है इसलिए ऐसा सर दर्द हो रहा है, ये सर दर्द होता क्यों है और कितनी तरह के सर दर्द होते हैं? थैंक यू। अब मेरे ख्याल में किसी को भी अगर सिर है तो उनको दर्द होगा ही। ओके। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई भी है अपनी दुनिया में। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इंसान के अलावा जिसको भी दर्द है, आई थिंक पशु पक्षी उनको भी होगा दर्द। तो सिर दर्द सबसे आम कंप्लेंट है जनरल, जैसे मैनकाइंड का। जैसे आपने कहा कि हर सिर दर्द माइग्रेन नहीं होता, हालांकि माइग्रेन कॉमनेस्ट कॉज एक होती है, पर ऐसे भी दर्द है जिसमें खतरा हो सकता है। तो ये कौन से दर्द खतरा, ये मैं आपको बताऊंगी जी। पर ये आपको पता भी ये भी होना है कि हर दर्द खतरा नहीं है। और कई बार हमारे पास ऐसे भी मरीज आते हैं कि मुझे सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द जो है 10 साल से होता है, उसमें हमें कपड़े बांध के रखना पड़ता है, नींद नहीं आती है, दिन पे दिन होता ही रहता है, कोई काम नहीं होता है। तो ऐसे वाले जो दर्द के पीछे बहुत लोग आते हैं कि दुनिया भर की MRIs लेके आते हैं, वो पूरा सूटकेस भरा इन इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, बहुत खर्चे करके आते हैं। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो हमें पता होना है कि कौन से दर्द खतरनाक है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप इन्वेस्टिगेशंस करके आपको इलाज करनी है। माइग्रेन भी एक प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज उसके वजह से आपकी दिनचर्या में फंक्शनैलिटी कम हो जाएगा, तो वो भी आपको देखना है। और ऐसे भी आपको जानकारी और अंडरस्टैंडिंग होनी है कि कौन से दर्द के पीछे आपको भागना नहीं है। क्योंकि अगर आपको समझदारी आ गया कि ये क्यों हो रहा है, देन उसको लिपटने की शक्ति भी आपको आती है। हो सकता है वो कि दवाई नहीं, हो सकता है योगा करें, मेडिटेशन करें, अंडरस्टैंडिंग करें कि क्यों वो दर्द हो रहा है। मे नॉट बी कि हर दर्द के कारण एक ब्रेन ट्यूमर नहीं है ना। जो दर्द खतरनाक है वो है जो दर्द आपको पहले कभी नहीं हुआ, अचानक इतनी बड़ी दर्द आ गया कि जैसे लगता है कि सर के अंदर जैसे बम फट गया। इट्स लाइक अ एक्सट्रीम, लाइक अ थंडर क्लैप हेडेक जैसे बोलते हैं उनको। अगर ऐसे हुआ और वो दर्द के बाद या दर्द के कुछ दिन के बाद भी दर्द के साथ बुखार है, दर्द के साथ आंखों की रोशनी कुछ कम हो रहा है, दर्द के साथ कुछ ऐसे आपको डेफिसिट हो रही, मुंह टेढ़ा हुआ, कुछ वीकनेस डेवलप हो रहा है, तो ऐसे कुछ भी हो, दर्द के साथ बार बार उल्टियाँ हो रहा है, कमी नहीं हो रहा है, और या बेहोशी की हालत में जा रहा है, ज़्यादा सो रहा है, उठ ही नहीं रहा है ना, ये सारा खतरा है। ये नहीं सोचना कि अरे भाई ये तो ऐसा ही है, तुरंत आपको इन्वेस्टिगेशन, आपको डॉक्टर के पास जाना है। पर माइग्रेन जो होता है, माइग्रेन, मैं एक सवाल आपसे पूछूं, आपको दर्द होता है? सर दर्द, हाँ बिल्कुल होता है। अगर हम ऑडियंस से पूछे ऐसे कौन है जिसको दर्द नहीं हुआ? कोई भी नहीं है। एंड अगर ऐसा है कि दर्द आता है, स्पेशली यंगर पॉपुलेशन, धूप में जाए दर्द हो गया, खाना नहीं खाए दर्द हुआ, उस दिन आपको नींद ठीक से नहीं आए दर्द हो गया, ज़्यादा सो लिया, दोपहर को सो लिया, दर्द के साथ उठ गया, कुछ ऐसे चीज़ें उटपटांग खा लिया, गैस हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, स्ट्रेस है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, पैनिक है, दर्द हुआ। कितने लोगों को ऐसे दर्द होता है बताइए?
आई थिंक मुझे सबको- अपना हाथ खड़ा करना चाहिए। ना ये कॉमन ट्रिगर्स है स्पेशली यंगर पॉपुलेशन में। तो ये जैसे होता है कॉमन माइग्रेन, और कॉमन माइग्रेन के लिए बात करें तो ऑलमोस्ट ये कहते हैं कि 20-25% पॉपुलेशन में माइग्रेन है, और ये 5 टाइम्स लड़कियों में ज़्यादा होता है। फॉर सम रीज़न वी आर मोर प्रोन टू हेडेक्स। ओके, तो ऐसे भी एक कॉमन माइग्रेन, एक प्राइमरी, इसी तरह बहुत सारे हेडेक्स हैं जो प्राइमरी है और एमआरआई वगैरह करे कुछ नहीं निकलेगा। तो ये भी आपको जानकारी लेना है, और ये बार बार आता है तो उसके लिए भी हमारे पास उपलब्ध है मेडिसिन्स। प्रोफिलैक्टिक की बार बार ना हो, अगर एक बार हुआ बहुत तेज हुआ उसको कैसे कंट्रोल करें। बट ये सारे चीज़ें जो है अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी हैवंट इवन टॉक्ड अबाउट टेंशन हेडेक्स। यस, तो टेंशन हेडेक्स, अब हेडेक्स की बात निकली है तो सारे ही एक एक करके माइग्रेन तो आपने समझा दिया। कुछ हेडेक्स होते हैं जो वाकई में आपने कहा कि टेंशन से ही इंड्यूस्ड हो जाते हैं। ज़रा सा स्ट्रेस हुआ नहीं कि एकदम सर घूमने लग जाता है, भारी होने लग जाता है। अगर आम बोलचाल की भाषा में कहूँ, सर तो वैसे का वैसे रहता है लेकिन भारीपन महसूस होने लगता है। ये बात सही है पिनाज जी, किसको टेंशन नहीं होता ज़िंदगी में, बताओ। ज़िंदगी की रफ्तार ही ऐसी है, टेंशन एक्चुअली नहीं हुआ तो उसमें दिलचस्पी क्या है। अगर सारा ज़िंदगी एक ही जैसे चलते रहे, वील बी बोर्ड, इजंट इट। पर टेंशन जो है इट्स अ वैरायटी जो हमारे जिस्म में कुछ न्यूरोकेमिकल्स है, थोड़ा सा न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ये वाले संतुलन बिगड़ता है। थोड़े बहुत टेंशन तो होनी चाहिए, स्पेशली एग्ज़ाम के पहले कुछ टेंशन ले तभी तो पढ़ाई भी हो जाती है। पर टेंशन ही लेते रहे और आपने जो पूरी साल नहीं पढ़ा और एक रात में पढ़ाई करनी है टेंशन में, वो तो दिमाग के अंदर कुछ घुसता नहीं है। नाउ टेंशन इज़ नॉट ओनली, आई थिंक एज स्पेसिफिक तो होता नहीं है पिनाश जी। मुझे लगता है कि हर उम्र में अपने अपने हिसाब से टेंशन है, और हम कोई भी टेंशन की बात लाइटली नहीं ले सकते कि ये कोई टेंशन की बात है। भैया आप उनके शूज़ में तो नहीं हो ना समझने के लिए। तो हर इंसान को अपने अपने ज़िंदगी की टेंशन होगा, उसको लिपटने के लिए दवाएं के साथ साथ समटाइम्स दवाएं की ज़रूरत होती है जब ये संतुलन बहुत बिगड़ता है। पर उसके अलावा हमारे दिनचर्या में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती, जैसे नींद है, जैसे हमारे खान पान है। एक इनफैक्ट जो गट ब्रेन एक्सिस, पिनाश जी ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। एक ज़माने में कुछ पेशेंट्स आके मेरे से कहते थे, डॉक्टर साहब मेरा पेट में गैस बनता है, वो गैस सीधा दिमाग में चढ़ जाती है। हाँ। और हम उस टाइम पे हम कहते थे ये क्या बात कर रहे, हम कुछ नहीं बोलते थे, पर हम सोचते थे कि ये बात गलत है। अब 10 साल के बाद ये साबित हो गया कि यस वो कनेक्शन है। एंड इन फैक्ट इट इज सेड कि यू आर व्हाट यू ईट, एंड गट ब्रेन एक्सिस, ये पता चला कि जो आप खान पान के और जो खाते हैं उसके जरिए खाली दर्द या टेंशन या एंजाइटी ही नहीं, कुछ ब्रेन की बीमारियां जैसे डिमेंशिया, पार्किंसंस डिसीज़ भी जुड़े हुए हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप क्या खा रहे हो, कैसे सो रहे हो, आपके प्रॉब्लम्स को कैसे उसकी सोल्यूशन ढूंढना है, और अपनी अपनी पर्सनालिटी के ऊपर होता है। और हमारा बाकी सिस्टम्स भी है, खाली दवाई है नहीं ना, हमारे पास योगा भी है, मेडिटेशन भी है, कहीं ऐसा है। और मेरे ख्याल में अगर आप खुल के किसी जो अपने साथ वाले जिसको आप ट्रस्ट करते हो उनसे आप बात करो, काउंसलिंग बातों से भी काफ़ी कुछ टेंशन कम हो सकता है। यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम बनी रही। बहुत सारे हैं, ये एक चाइनीज़ फिलॉसफी है पिनाश जी, you should know when you come to the last chapter, you should know when to close the book. बहुत कुछ है उसमें। तो इस तरह की फिलॉसफी नहीं कह रही हूँ कि ज़िंदगी की रफ्तार में हमारे जो कंप्लेंट्स होते हैं, हमारा बीमारियाँ हैं, इसके साथ साथ हमारे बुज़ुर्ग, हमारे जो ऋषि उन्हीं हमारे स्क्रिप्चर्स ने जो बताया हुआ है ना, वो साइंस हम आपको अपने ज़िंदगी में अपना दे, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स सुलझ जाएगा, इंक्लूडिंग दिस ब्लेसेड स्ट्रेस एंड टेंशन। अब ये बताइए कि कब मुझे ये लगे कि कई बार अलग अलग लोगों की सोच होती है, कहते हैं
सर दर्द हुआ नहीं, तुमने पिल पॉप कर ली, ये गलत है, किडनी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं भाई सर दर्द है, बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा है, ऑप्शन नहीं है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि हाँ अब दवाई लेना ज़रूरी है, अब आदत बन रही है, एंड व्हेन टू सी अ डॉक्टर? बिकॉज हिंदुस्तान में लोग सोचते हैं कि सर दर्द ही तो है, डॉक्टर के पास थोड़ी जाने की ज़रूरत है अभी। नहीं, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। एक है एनाल्जेसिक एब्यूज़ हेडेक, एक तरह की वो ड्रग एडिक्शन बन जाती है। जैसे आप ड्रग एडिक्शन तो हमने यही सोचते कि वो जो ड्रग्स लेते हैं ऐसा है, पर ये जो पिल हेडेक जो है, आप वो जो दवाई लिया तो आपको लगेगा कि हेडेक कम हो रहा है, हेडेक है इसीलिए मैं ले रहा हूँ, ये नहीं है। ब्रेन उसके ऊपर इतनी हैबिचुएट हो गया, उसको पिल चाहिए, नहीं दिया वो हेडेक होगा। सो दैट्स अ ड्रग एडिक्शन, एंड उसके वजह से बाकी ऑर्गन, जैसे आपने कहा, किडनी खराब हो जाएगी। डीलिंग विद द एनाल्जेसिक एब्यूज़ सेम तरह जैसे ड्रग एडिक्शन को डील करते हैं, इस तरह डील करना पड़ता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो यही बात आ रही है, अगर ऐसे हुआ कि मैंने आपको बताया कोई डेंजर सिग्नल्स हुआ हेडेक का, उसको तो आप जाओगे। माइग्रेन भी अगर बार बार आपको, ये गाइडलाइन है, अगर हफ्ते में एक बार आपको पेन किलर की ज़रूरत पड़ रही है तो प्लीज़ आपको जाना होगा, क्योंकि आपको माइग्रेन की प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशन शुरू करनी पड़ेगी। माइग्रेन के ऊपर इतना ज़्यादा एडवांसमेंट आ गया, अब हमारे पास ऐसे भी आ गया कि बिना दवाई गैजेट्स है जिसको आपको पहन के, एक होता है रिमोट पेन मॉडलिंग कहते, वो पहन के उसको स्टिमुलेट करने से बिना पिल्स आप दर्द को कंट्रोल कर सकते हो, माइग्रेन जैसे हेडेक को, माइग्रेन को। एंड दिस इज अप्रूव्ड बाय FDA, इट इज अप्रूव्ड बाय DCGI। तो इस तरह आप सफ़र मत करो। अगर ऐसे नौबत आ रहा है कि बार बार हेडेक्स हो रहा है, दवाई लेने की ज़रूरत हो रहा है, प्लीज़ कम एंड कंसल्ट, बिकॉज उसकी तो इतना एडवांसमेंट है। और ये नहीं कह रही हूँ कि आपको जो दवाई दिया वही इनको सूट करेगा, इनको सूट करेगा। इट इज़ इंडिविजुअलिस्टिक। एंड अभी जो आपका कॉन्क्लेव में आपने देखा होगा, जो भी है जिस्म के प्रॉब्लम, अब एक्चुअल जो टारगेट है प्रिसिशन एंड पर्सनलाइज मेडिसिन। इट इज़ प्रिसाइज एंड इज़ इंडिविजुअलिस्टिक। ओके, वो बहुत ज़रूरी हो गया, एंड दैट इज़ व्हाट मोस्ट डॉक्टर्स आर यूजिंग नाउ। चलिए, तो ये समझ में आ गया कि अगर कोई भी सर दर्द हफ्ते में एक बार से ज़्यादा आ रहा हो और दवाई लेने की ज़रूरत हो, तो भैया वक्त आ गया है कि सर दर्द को डॉक्टर के पास ले जाएं, खुद के डॉक्टर ना बने। अगली चीज़ जो कोविड के बाद हुई है, कोविड के बाद सडनली लोगों को ऐसा लगने लगा है, आई डोंट नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि भूल रहे हैं हम, ब्रेन फॉग, के नाम याद नहीं रह रहे हैं, चीज़ें रख कर भूल जा रहे हैं। तो इट्स जस्ट साइकोलॉजिकल, और वाकई में क्या कोविड ने ऐसा कुछ किया है हमारे ब्रेन पे कि वो हमें भुलक्कड़ बना रहा है? तो ब्रेन फॉग तो एक असली चीज़ है। और ये जो ब्रेन फॉग की जो एक इफ़ आई हैव टू टेल यू अबाउट दैट, कि ऐसा नहीं कि ये खाली मेमोरी कम हो रहा है, अब भूल रहे हो। ब्रेन फॉग की जो टर्म में एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, जो आप आम तौर पे बहुत कुछ चीज़ें आसानी से जो कर सकते थे, वो एक भारीपन पड़ रहा है। कन्फ्यूजन आता है कि इसके बाद ये क्या करना है। या अगर आपकी मल्टीटास्किंग आप बहुत आसानी से करते हैं, आई एम श्योर लॉट ऑफ यू यंग पीपल आर डूइंग मल्टीटास्किंग, वो मल्टीटास्किंग बहुत गड़बड़ हो जाती। आपको एक चीज़ कर रहे हो तो दूसरी चीज़ साथ में साथ नहीं कर सकते हो। दिस काइंड ऑफ कन्फ्यूजन को उसको उन्होंने ब्रेन फॉग किया, बिकॉज एक टर्मिनोलॉजी इसमें कोविड के बाद ये डिस्क्राइब्ड है। इनफैक्ट लॉन्ग कोविड में ये टर्मिनोलॉजी इज अ साइंटिफिक टर्म। एंड ये भी पता चला कि ये जो वायरस था, वो जो ऑल्फैक्टरी शीथ के साथ अंदर जो गई और ऐसे एरियाज़ में वो इफ़ेक्ट हुआ है। ये पब्लिश डाटा है पिनाश जी, कि यूके में उन्होंने MRI ब्रेन्स किए थे कोविड से पहले, दरिए उसके बाद, और ये देखा गया कि कुछ पार्ट्स ब्रेन के अंदर जो होता है, ख़ास तौर से जो मेमोरी को वो कोऑर्डिनेट करता है, वो एरियाज सुकड़ा है, दे बिकेम एट्रोफीड। सो ये वाला इट इज़ अ साइंटिफिक वैलिडेशन कि कुछ तो प्रॉब्लम तो ये क्रिएट किए हैं। और अभी हमारा मल्टीनेशनल वो वाला
अभी इट इज स्टिल गोइंग ऑन. So do we need to seek हमारा a doctor when you feel these signs? वेल आई कैन टेल यू वन थिंग पिनाश जी, बिकॉज ये जो लॉन्ग कोविड की जो बात हो रही है वो टाइम लिमिटेड है. एक बार कुछ दिन के बाद वो ख़त्म हो जाता है, पर अगर वो परसिस्ट करता है, जैसे 1 साल हो गया फिर भी परसिस्ट कर रहा है, तो आ जाना. एंड दूसरी चीज़ है कि जो अभी रिसर्च में भी जो आ रहा है कि कुछ लोगों का जो आज आई डोंट नो, आपने नोटिस किया होगा कि जो डिमेंशियास है, पार्किंसंस डिसीज़ है, और कई तरह की जो कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स और ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स कोविड के बाद ज़्यादा तक हमारे पास आ रहा है. तो ये स्टैटिस्टिकली एक प्रूवन प्रॉब्लम निकल रही है. एवरीथिंग कोविड का वजह से है, या कोविड की उस ज़माने में बहुत कुछ तो हमारे साथ भी प्रॉब्लम्स हुई है, उसके नतीजे जो भी हो, ये प्रॉब्लम्स तो आजकल बढ़ रहा है. तो दैट इज़ ट्रू. तो अगर बार बार भूल रहे हैं, ब्रेन फॉग जैसा महसूस हो रहा है, कंफ्यूजन या फिर मल्टीटास्किंग में प्रॉब्लम, तो यू कैन कम, You can कुड come. बी जस्ट न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, कुछ भी हो. बट एक चीज़ आई वांट टू टेल यू कि अगर आपको लगता है कि आप भूल रहे हो, जनरली मैं कहती हूँ आपको भूलने की प्रॉब्लम नहीं है. ओके, बिकॉज एक स्टेटमेंट आती है कि इन डिमेंशिया यू फॉरगेट दैट यू हैव फॉरगॉटन. ओके, ये भूलने की प्रॉब्लम अपना जो करीब लोग आपके फैमिली हो, आपके अपने एम्प्लॉयमेंट में कहते हैं कि ये तो भूलता रहता है, ये ऐसे करता है कि ये कुछ कैलकुलेशन में गलत कर रहा है, ये भूल रहा है. और वो बंदा कहते हैं मैंने कब भूला, मैंने तो भूला ही नहीं. दैट इज़ अ रेड फ्लैग. अगर ऐसा हुआ, प्लीज़ आप ये नहीं सोचना कि ये तो बुज़ुर्ग हो गया, इनके 80 साल है. एज हैज़ नथिंग टू डू विद इट. मुझे नहीं लगता कि एज के हिसाब से आपको कह सकते हैं कि ये तो बुज़ुर्ग हो गया, तो भूलेगा ही. प्लीज़ डोंट थिंक दैट वे. हमारे पास 90 साल या 90 साल के ऊपर भी लोग ऐसा है, कितना शार्प है. और मैं सोचती हूँ इनकी तो शार्प ब्रेन तो ये जो 20 साल के उम्र से भी तो शार्प है. तो हमारे पास एक चीज़ होती है कॉग्निटिव रिजर्व. ये हमारा बैंक बैलेंस है. ओके, जैसे हमारा पास बहुत है, बाद में अगर आमदनी नहीं भी हुआ तो हमारा गुजारा हो जाएगा. इसी तरह हमारा कॉग्निटिव रिजर्व होता है. जितना आपने स्किल देखा, एजुकेशन हुआ, आपका स्किल, नॉलेज, ये खाली एजुकेशन नहीं, वो हमारे दिमाग के अंदर है. तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ी और आपकी थोड़ा सा क्षमता थोड़ा कम भी हुआ, आपके पास इतना है, आप आराम से आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगा. तो कॉग्निटिव रिजर्व, एक लैंसेट कमीशन का ये था कि डिमेंशिया यू कैन प्रिवेंट. ये नहीं कि आप अगर यू आर रेज्ड कि ऐसा होना ही है कि आपको भूलोगे. डिमेंशिया कैन बी प्रिवेंटेड. आप कह यस, रहे हैं कैसे? 35% यू कैन प्रिवेंट. कैसे? और डिमेंशिया के अर्ली साइंस क्या होते हैं कि जब मुझे, क्योंकि हम लोग क्या होता है, जब हमारे घर के एल्डर्स होते हैं, थोड़ा बहुत भूलते हैं, ठीक है एज के साथ हो रहा है, वो खुद ही कह देते हैं, हमारे कहने से पहले वो खुद ही इसको एट्रीब्यूट कर देते हैं. तो कब हमें लगे कि हाँ ये साइंस हैं और अब मेरे को नोट करके आई नीड टू सी अ डॉक्टर डिमेंशिया के? एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज़ जो भूल रहे, उनको वो इंसाइट नहीं है, वो मना करते कि मैंने भूला है, एंड बाकी लोग देख रहे कि वो भूल रहे हैं. दूसरा है कि पर्सनालिटी चेंज होता है. आपकी जो पर्सनालिटी है कि आप हंसमुख है या आप यू आर जेंटल, आपने सडनली आपने एग्रेसिव हो गया, ज़्यादा गुस्सा आ रहा है. तो पर्सनालिटी. टीवी देखते थे, बहुत उत्सुकता से देखते थे, अभी तो टीवी नहीं देख रहा, कोई दिलचस्पी नहीं किसी चीज़ में काम करने की. यू चेंज्ड योर बिहेवियर. और तीसरा है जो भूलने की जो होता है ना, बड़ी चीज़ जो होता है कि आप बैंक का स्टेटमेंट्स वगैरह आप कर रहे हो, पर अचानक उन्होंने देखा कि आप चेक्स जाके किसी और को दे रहे, यू बिकम एक्स्ट्रा काइंड ऑफ थिंग. तो पर्सनालिटी चेंज, बिहेवियर चेंज, भूलने के अलावा ये तीनों जो अगर आप देखते हो ना किसी भी चीज़ में, तो आप सावधान हो जाना कि ये छोटी चीज़ नहीं है और एक खाली उम्र के साथ नहीं हो रहा है. डॉक्टर पद्मा, कैन दिस बी रिवर्स्ड? क्या इसको हम वापस? लॉट ऑफ डिमेंशियाज कैन बी ट्रीटेड. वो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नहीं सोचना कि एक बार आ गया तो ये तो भैया ये तो बढ़ेगा ही. ऐसा भी है, कुछ डिमेंशियाज है जिसमें हमारे पास ऐसे आर्मामेंटेरियम नहीं है जिसमें आपको उसको रोक सकते या उसको वापस कर सकते. पर
treatable dementia, preventable dementia, एंड एटलीस्ट आपको उसको कम करने की, मतलब पूरी तरह ट्रीटमेंट नहीं, बट एटलीस्ट उसको कम करने की अभी हमारे पास है, विच इंक्लूड्स अल्जाइमर्स डिमेंशिया. आई वाज अबाउट टू आस्क दैट. विच इंक्लूड्स अल्जाइमर्स डिमेंशिया. सो इसीलिए बाकी जो डिजेनरेटिव डिमेंशिया जैसे फ्रंटोटेम्पोरल है, बहुत कुछ है, मैं आपको बोर नहीं करना चाहती हूँ उसके बारे में, बट उस वाले में हमारे पास शायद ज़्यादा नहीं है. बट अगर डिमेंशिया डिजेनरेटिव हम अगर सोचते हैं तो अल्जाइमर सबसे कॉमन है, और उसको अगर वो बहुत इंक्रीज हो रहा है लगातार. वो इंक्रीज हो रहा है बेटा. तो यही तो मैं कह रही हूँ ना कि हो सकता है, सी डिमेंशिया का एक चीज़ तो आपको जानकारी लेना है कि वो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो ऑब्वियसली थोड़ा तो मैकेनिकली तो चीज़ें तो कम होगा ही, उसमें है. पर अगर अर्ली डायग्नोसिस पहले ही हम उसको पकड़ में ले आए तो अर्ली डिमेंशिया कैन बी स्टॉप्ड, और वो चीज़ें अब हमारे पास उपलब्ध है, तो वो एक एडवांसमेंट आ गई है. बिल्कुल. तो हमें थोड़ा अवेयर और ज़्यादा होना है, जो डॉक्टर पद्मा ने हमें अभी किया भी. साथ ही एक और चीज़ अभी इंक्रीज हो रही है. ऑफ लेट हमने बहुत ज़्यादा केसेस सुने हैं जो फेटल नहीं है, जानलेवा नहीं है, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा आ रहा है, पैरालिसिस भी हो जाता है. ये क्यों हो रहा है, और क्या जैसे हमारा दिल हमें इंडिकेट करता है हार्ट अटैक से पहले कुछ सिम्टम्स होते हैं, क्या हमारा दिमाग भी हमें इंडिकेट करता है इसके लिए? मिनास एक्चुअली अगर मैं स्ट्रोक या ब्रेन अटैक के बारे में बात करूँ ना, अगर आप वो क्वेश्चन में तो अगले 1 घंटा में I उसी know, के I बारे can में बात understand, it's a very vast क्योंकि topic. उसकी स्ट्रोक की Yeah. गाइडलाइंस भी हमने बनाया. द थिंग इज कि जो मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी, ICMR के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार हर 30 सेकंड में एक स्ट्रोक हो रहा है भारत देश में, और हर 3 मिनट किसी का मौत हो रहा है स्ट्रोक के कारण. तो स्ट्रोक इज नॉट टू बी टेकन लाइटली. पर क्यों हो रहा है? एक तो जैसे हार्ट अटैक है, सेम रिस्क फैक्टर्स है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लिपिड्स, आपकी हार्ट डिसीज, ओबेसिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसके अलावा अनकन्वेंशनल जो है ना, आपका स्मोकिंग है, अल्कोहल तो है ही है. उसके अलावा हमारा स्ट्रोक इन यंग, अभी हमने देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट हमारे पास, मैं भारत देश की बात कर रही हूँ, 25% जो अटैक्स हो रहा है वो यंग पीपल लेस देन 40 ईयर्स. तो जैसे ही आपका यंग हार्ट अटैक है, यू हैव अ यंग स्ट्रोक. नाउ हर स्ट्रोक जानलेवा नहीं होती है, पर अगर आपको क्या इंडिकेशन है, यस देयर इज समथिंग कॉल्ड TIA, ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक. ये मिनी स्ट्रोक्स है, वो एक इंडिकेशन देता है. सडनली आपकी आंखें रोशनी चली गई, जैसे पर्दा आ गया, उसके बाद वो खुल गई 5 मिनट में. अब लगेगा कि अरे ठीक हो गया, तो इसका क्या करना है. तो अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, और जैसे भी अगर ये चीज़ें, और मैं उम्र नहीं ला रही हूँ, उम्र तो है ही है, पर अगर कोई यंग पर्सन ऑल्सो, अगर ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, रिस्क फैक्टर्स अगर है, उनको ऐसे कुछ चीज़ हुआ कि रोशनी कम हुआ चला गया, या एकदम से हाथ पैर में कुछ कमज़ोरी आई, ठीक अपने आप हो गया, कुछ लगा कि कुछ झुंझुन हो रहा है, उसके बाद ठीक हो गया. ये जो ट्रांजिएंट सडनली कुछ बॉडी में हुआ और ठीक हो गया, वो ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक, वो एक वार्निंग है. अच्छा. और भगवान वार्निंग हर वक्त देता है ना, ये खाली 10% में होता है. अगर ऐसे हुआ, आप खुश नसीब हो, तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस में ये पता चल जाएगा कि खून की नली कहाँ फंसी हुई है. और जैसे ही हार्ट अटैक में खून की नलियाँ फंसता है, ब्लॉक होता है, उसको आप अनब्लॉक कर सकते हो. इसी तरह ब्रेन अटैक में भी आप उसको करके उसको प्रिवेंट कर सकते हो. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम लोग कुछ दर्शकों के भी सवाल ले लें, हमारे साथ जो ऑडियंस है, उसके बाद कुछ मेरे और सवाल हैं जो नींद को लेकर हैं, उस पर भी बात करेंगे. जी. Hello, ma'am. As we were talking about cognitive deficits and cognitive reserve, so many research show a link between aging and cognitive decline. So here, how can neuroplasticity help? And are there any daily habits or daily simple tactics that can enhance neuroplasticity? Oh, you're a very intelligent.
पर्सन आई विल से न्यूरोप्लास्टिसिटी जो आपने लाया ना बेटा, ये टर्म इस मैं सबके लिए बता रही हूँ. न्यूरोप्लास्टिसिटी इज़ अ मैकेनिज्म जो ब्रेन कोई प्रॉब्लम हुआ, उसको इंजरी हुआ, ब्रेन अटैक हुआ, कुछ भी हुआ, कॉम्पनसेट करती है अपने आप. तो ये कॉम्पनसेटिंग पावर को हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं. वो हमारे जो बैलेंस ऑफ दिस इंटरनल मिल्यू, जो हमारे रिपेयर मैकेनिज्म्स, जो हम कहते हैं कि होस्ट डिफेंस, हमारे डिफेंस है वो डिफेंस मैकेनिज्म्स को प्लास्टिसिटी कहते हैं. उसको एनहांसिंग पावर भी है, वो कहीं रूप से हम कर सकते. उसमें हमारा योगा भी आ जाती है. पर अगेन न्यूट्रिशन, स्लीप एंड सर्टन अमाउंट ऑफ जो एक्सरसाइज रेजिम्स जो कहते हैं, एक स्टिमुलेशन टेक्निक्स भी है. और अगर उसके बारे में हम बात करें तो अगेन बहुत सारे एडवांसेस है. खास तौर के अगर एग्जांपल हम ले लें, कॉग्निशन को छोड़ के, किसी को पैरालिसिस हो गया, लकवा हो गया, वो अपाइज हो गया, वो लोग कहते हैं अब फिजियोथेरेपी करो, एस्पिरिन खाओ, बस और कुछ नहीं हो सकता ना. एक्सरसाइज के अलावा प्लास्टिसिटी को इंक्रीज करने वाले कुछ टेक्निक्स आ गया. उसमें ब्रेन स्टिमुलेशन वाला आ गया, नॉन इन्वेसिव, मतलब अंदर कुछ नहीं डालेंगे, ऊपर से ही कर सकते. तो इस तरह के काफ़ी सारा मैकेनिज्म्स आ गया जिससे प्लास्टिसिटी बढ़ता है. ना कॉग्निशन, तो कॉग्निटिव डोमेन में मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मेमोरी एक ही चीज़ नहीं है जिसमें आप कह सकते हैं कि डिमेंशिया है या नहीं. कॉग्निटिव डोमेन्स 6 है, मेमोरी एक है. उसके अलावा हमारा एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, हमारा लैंग्वेज है, जो आप आप सोचते हो, समझते हो, क्या शब्द मुझे यूज़ करना है, कैसे मुझे उसको आपके पास कैसे पहुंचाना है. एग्जीक्यूटिव फंक्शन है. हमारा इमोशनल हेल्थ भी है. सो देयर इज़ एन इमोशनल IQ, इसको EQ बोलते. इट इज़ नॉट जस्ट IQ, इंटेलिजेंस नहीं, इमोशनल कोशेंट. तो उसमें हमारा पर्सनालिटी, हमारा बिहेवियर आती है. तो ये डोमेन्स में मेमोरी के अलावा ये बाकी दोनों में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपकी दिनचर्या में वो असर कर रही है, तो भी एक कॉग्निटिव प्रॉब्लम आ सकता है. तो कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? इसी में लैंसेट कमीशन ने 2017 में एक पब्लिकेशन आई. उसके अलावा रिसेंटली भी उसको अपग्रेड हुआ और इसमें पता चला कि आपके अर्ली स्टेजेस में, मतलब आपके चाइल्डहुड में कितना आपका एजुकेशन होगा, कितना आपका स्किल डेवलपमेंट होगा, ओके, और आपका इमोशनल हेल्थ कैसा रहेगा, वो एक बेसिस बढ़ता है. मिड लाइफ, आप मिड लाइफ के मे बी नाउ आई शुड से मे बी 35 ईयर्स ऑनवर्ड्स मिड लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अगेन अ सोशल कनेक्ट. डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब हो तो आपको कम करो भैया. स्मोकिंग मत करना, शराब को देखना भी नहीं है, कंप्लीट. आई डोंट बिलीव इन अल्कोहल एंड वॉट एवर क्वान्टिटी. एंड जो हियरिंग की प्रॉब्लम है, हियरिंग की प्रॉब्लम अगर आ गया तो डोंट इग्नोर इट. बहुत लोग इग्नोर करते हैं कि यहाँ से सुनाई दे रहा है, यहाँ से तो सुनाई दे रहा है ना, और ये वाला. सो ये मिड लाइफ में वो है. एंड लेट लाइफ में अगेन ये सब भी तो है, पर सोशल कनेक्ट बहुत बड़ा बनता है. बुजुर्ग लोगों में सोशल कनेक्ट, अगर उनको अकेला छोड़ दिया, वो जल्दी डिजनरेट हो जाएगा. तो सोशल कनेक्ट इज सो इम्पॉर्टेंट. आई कांट ओवर एम्फसाइज दिस. सो अब अगला सवाल मेरा है, उसके बाद हम चलिए आपका पहले. मेरी हियरिंग और मेमोरी बहुत कम हो गई है. आई एम 88 ईयर्स एंड आई एम स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन एंड नॉन स्मोकर. ये क्या इम्प्रूव हो सकती है क्या? सर बिल्कुल हो सकता है. आप एक बार अपना न्यूट्रिशन का, आपका B12, विटामिन D एक बार चेक कर लेना. और आज का एक्चुअली हमने देखा कि जब भी हम चेक करते B12, विटामिन D अक्सर कम आता है, तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. एक थायराइड टेस्ट करा लीजिएगा. और जैसे आप यहाँ बैठ के सवाल पूछ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपका ज़्यादा डिमेंशिया है, तो यू आर अ गुड 80. एब्सोल्युटली. एक सवाल जो अब लास्ट में हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, एक छोटा सा सवाल ये भी है सोने को लेकर, नींद को लेकर. एक बड़ी दिक्कत आ गई है कि लोग सो नहीं पाते हैं आराम से, नींद नहीं आती है. और कुछ लोग कहते हैं कि भाई सुबह उठे हैं तब भी फ्रेश नहीं लग रहा है, थका थका महसूस हो रहा है.
Are these also some sign or it's just lifestyle issue? नहीं, तो एक्चुअली जो वर्ल्ड स्लीप डे अभी 14 मार्च को सेलिब्रेट हुआ वर्ल्ड में, और इंटरनेशनल थीम अभी है कि मेक स्लीप हेल्थ अ प्रायोरिटी। पिनाश जी, हमारा 1/3 हमारा ज़िंदगी नींद में गुजारते है या नहीं, और नींद के बारे में हैप्पीली हम इग्नोर ही कर लेते हैं। हमारा जो एम्फोसिस होता है कि जब हम उठे हैं बॉडी के बारे में हमको जानकारी होती। जब आप सोते हो क्या क्या होता है ब्रेन के अंदर, इनफैक्ट ब्रेन की सारा जो टॉक्सिन्स जो होता है, इसको ग्लिम्फेटिक सिस्टम, वो नींद में ही तो होता है। जो स्टेजेस है, 4 स्टेजेस, जो REM रैपिड आई मूवमेंट्स, जिसमें हमारा ड्रीम्स वगैरह आती है, नाइटमेयर्स भी आता है, एंड जो हमारा NREM जो नॉन रेम को स्टेज 1, 2, 3, जो डीप स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्लीप में इंसोम्निया है जो आपको नींद नहीं आता, स्लीप फ्रैगमेंटेशन है जो आप बार बार उठते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में नींद आना। दूसरा है हमारा एक्चुअली मैनकाइंड लार्क्स एंड आउल्स। आउल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? उल्लू। और लार्क्स को क्या बोलते हैं? लार्क इज अ डे बर्ड। तो कई लोग हमारा होता है कि हम सुबह सुबह उठ जाते हैं और जल्दी सो जाते। कुछ लोग तो रात में ही फंक्शन करते, दिन में सोते। अब कितने लोग हमारा उल्लू है बताओ यहाँ पे? बहुत होता है, स्पेशली द यंग पीपल। सो इसमें ये पता चला कि पैरासोम्निया एक होता है, पैर दबाना पड़ता है, बहुत कॉमन है। वो तो RLS बोलते हैं, महाभारत में भी होता था तो, अच्छा हाँ, तो पैर नहीं, जो हमारा गुरु को पैर नहीं दबाते, हाँ, पैर दबाएंगे तभी नींद आएगी। हाँ, दैट इज रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ओके, एंड इसके साइंटिफिक बेसिस है, दैट इज एन पैरासोम्निया। एक पीरियोडिक लेग मूवमेंट्स होता है, एक एप्निया है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया, जो स्नोरिंग करते हैं ना। कुंभकर्ण जी को भी खर्राटे जो लेते हैं होता है। तो ये जो स्नोरिंग कैन बी अ डिजास्टर। तो एक है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया, जिसमें स्नोरिंग होती, दिन में सोते रहते हैं, ड्राइव करते करते सो जाते हैं। देयर इज अ नार्कोलेप्सी। दीज आर ऑल स्लीप डिसऑर्डर्स। समटाइम्स दे हैव अ बेयरिंग ऑन हार्ट अटैक एंड ब्रेन अटैक, डिमेंशिया, हेडेक, बहुत कुछ इसमें होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि स्लीप में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। एंड ये भी देखा गया कि आजकल की उसमें साइंस में आया कि अगर आपकी स्लीप की क्वांटिटी क्वालिटी दोनों, ज़्यादा सोना कम सोना, दोनों के साथ आपका जो डिमेंशिया, ब्रेन अटैक और अर्ली डेथ ये भी हुआ है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारा बिल्कुल हमारे डेडलाइंस, हमारे टारगेट्स अचीव में, स्पेशली यंग पीपल जो अच्छी तरह त्याग जो कर सकते हैं इस हमारा स्लीप। तो ये नहीं करना, बिकॉज प्लीज़ मेंटेन अ बैलेंस। और कई लोग ऐसा भी है कि नाइट शिफ्ट तो करना है, वो तो प्रोफेशन हो गया, पर जिस दिन नाइट शिफ्ट नहीं है तो भी तो रात को बैठ के iPad चलाते हैं, है ना। तो दिस काइंड ऑफ अ हैबिट फॉर्मेशन थोड़ा हमारा जानकारी में आना है कि इट इज़ नॉट गुड। यानी नींद कैसी आ रही है, कितनी आ रही है, खर्राटों के साथ आ रही है, बार बार खुल रही है, सुबह फ्रेश महसूस हो रहा है कि नहीं, ये सब भी आपके लिए बीमारी का संकेत हो सकते हैं। तो खास ख्याल रखना है। डॉक्टर पद्मा, आप हमारे साथ आई और आपने तमाम लोगों के मन में जो सवाल हो सकते थे, सारे तो नहीं पूछे जा सकते थे, लेकिन फिर भी कोशिश हमने ज़रूर की पूछने की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश यही है कि आप तंदुरुस्त रहें और आपका दिमाग भी एकदम हेल्दी रहे।